नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आप सभी का स्वागत है। दरअसल शिक्षा का माफिया तंत्र में हम आपको विकास की, शिक्षा की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो तस्वीरें आपके लिए जानना जरूरी है। और आज हम ऐसे ही तस्वीर पर बात कर रहे हैं। ये विकास की एक अलहदा तस्वीर है। आज हम भले ही चांद पर जाने का दावा करते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, चांद पर घर बनाने की बातें करते हैं, चांद की मिट्टी ज़मीन पर लाने की बातें करते हैं, लेकिन ये सब बातें यहाँ बेमानी हो जाती हैं जब हम 21वीं सदी के भारत में और इस विकासशील देश में नौनिहाल बच्चों को खुले आसमान के नीचे पेड़ के साए में शिक्षा हासिल करते हुए देखते हैं। ये तस्वीरें विकास की अपनी ही इबारत बताती हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं ये। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की तस्वीरें हैं, जहां से दो राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में दो राज्य मंत्री हैं दमोह जिले से। और मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों के पैरोकार आज दावे करते हैं कि पिछले 70 सालों में हमने बहुत विकास किया है। वर्तमान सरकारें जो अपने कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और 2 दशक से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत गढ़ी गई है, नई इबारत लिखी गई है। लेकिन उस विकास की इमारत में इन नौनिहाल बच्चों के लिए एक इमारत नहीं गढ़ पाए। पिछले कई सालों से ये बच्चे जो देश का भविष्य है, वो अपना ही भविष्य बनाने के खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हैं, बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और यहाँ कक्षाएं लग रही हैं। कहा जाता है कि यदि सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी। इस तस्वीर को कैसे बदल पाएंगे सरकार के वो नुमाइंदे, सरकार का वो हिस्सा, वो ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाही? क्या उनकी आंखों पर लगे हुए चश्मे से ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? क्या सरकार को अपने इस विकासशील या विकसित मध्य प्रदेश में शिक्षा की ये तस्वीर नहीं दिखाई देती है? ये अजीब बात है। और आपको अजीब जरूर लगेगा कि हम उस मध्य प्रदेश की बातें करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि विदेशों से निवेश आएगा। हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पढ़े हुए बच्चे दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो आगे जाकर के देश का भविष्य बनाने वाले हैं, देश का भविष्य बनने वाले हैं और देश का और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने किसी दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। जब आज नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन मजबूत कैसे होगा? इन बच्चों के भविष्य के भवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास शिक्षा के लिए भवन नहीं है वो अपने भविष्य का भवन कैसे गढ़ेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा करेंगे। उसके पहले सुनेंगे कि क्या दास्तान है और क्या कहना है जिम्मेदारों का। जी बेटा, यहाँ पर कौन सी क्लास में हो आप? 8वीं। 8वीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है? सर जी स्कूल ही नहीं बनी तो बाहर बैठ। तो ऐसे ही पढ़ते हो बाहर बैठ के? ऐसा। तो कैसे हो पाती होगी पढ़ाई? दूसरी क्लास बाजू में डिस्टर्ब नहीं होते हो? होते हैं सर, जब स्कूल नहीं बनी तो। नहीं सर, हो तो नहीं पाती सर, जबरदस्ती करते हैं। क्यों सर? यहाँ हो नहीं पाती सर, रोड पे से जी वाहन निकलते हैं सर, सुनाई नहीं देता। वाहन भी निकलते हैं तो उनसे भी शोरगुल होता है। तो क्या मजबूरी क्या है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? सर क्लास में बनती नहीं, ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा संख्या है सर। हमारे यहाँ हम लोगों को जगह नहीं, कमरे नहीं है। कमरे नहीं है, सभी लोग यहीं बैठते पढ़ते हैं। और ये कैसे पढ़ाई होती होगी? ये वाहन भी निकलते हैं बाजू में, ये लोग भी पढ़ते हैं, होती है पढ़ाई? अच्छे से नहीं हो पाती। तो 5-7-6 साल हो गए लगा इसकी बिल्डिंग नहीं आई। तो ऐसी बाहर तो बड़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है जी, पेड़ टूट रहा था, बड़ी मुश्किल से पेड़ कटवाया है जी। हाँ, पेड़ की डाल गिर रही थी, बच्चों के ऊपर है। क्या नाम लिखते हैं आप? सचिन हजारी। ये किस क्लास के बच्चे हैं? 6, 7, 8 और पहली से 5वीं तक के। पहली से 5वीं तक। 6, 7, 8 और कक्षा 6वीं से
8 9 लगती है पंचायत में। हाँ। 10th का एक कमरा है उस वाला। हम लोग यहाँ बाहर बैठ रहे हैं, बाहर बैठने की हमारी मजबूरी है। हम सब बच्चे बहुत समय से बाहर बैठते हैं क्योंकि 5 कमरे हैं, 10 क्लास हैं, तो 5 कमरों में 5 क्लास में बैठना संभव है। और उसके बाद भी एक पंचायत कक्ष में ज़बरदस्ती हमने कब्जा किए हैं या पंचायत से अनुमति लेकर बैठ रहे हैं, और बाकी बिल्डिंग नहीं है। हाई स्कूल की बिल्डिंग बनना चाहिए। तो आपके माध्यम से सरकार से हम या हमारे जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि यहाँ अच्छी एक बिल्डिंग कक्ष बनाया जाए ताकि सब बच्चे अलग अलग बैठ सकें। बच्चों की संख्या के अनुरूप कमरे कम है। 4 कमरे हैं और 10 क्लास हैं। सर कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? अब उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, कुछ बच्चों को बिठा लेते हैं कमरों में, तो जितने बाकी के बच्चे बचते थे उनको वहाँ बाहर बिठाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात होती है उनको फिर या तो डबल कर देते हैं या फिर ट्रिपल कर देते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी इकट्ठी और 5वीं भी इकट्ठी कर देते हैं। बाकी के कमरे बचते हैं तो फिर उनको क्या नाम अलग अलग बिठाते हैं। 9th को अलग बिठाते, 10th को अलग बिठाते, 8th को अलग बिठाते। तो हमने ये भी सुना है कि पंचायत भवन पे भी अब आप लोगों ने कब्जे कर लिए। नहीं, कब्जा नहीं किया है, वो तो शुरुआत से वही क्लास लग रही है। पंचायत भवन में शुरू से लग रही है। स्कूल में 4 कमरे हैं, 10 क्लासें हैं। आखिर एडजस्ट हो भी तो कैसे? तो मजबूरन उनको खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग जागे और इन शिक्षकों को, इन बच्चों को कमरों के लिए यहाँ पर सामग्री और रूम उपलब्ध करा सके, ताकि बच्चे भी दूसरे बच्चों की भांति पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। इम्तियाज चिश्ती, दम। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम किसी स्कूल के भवन में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, जहाँ पर क्लासें लगी हुई हैं। गुजरे ज़माने में देखा गया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पेड़ का सहारा लिया करते थे, लेकिन आज भी हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दमोह जिले के आम खेड़ा में यहाँ पर बच्चे पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कमरे हैं लेकिन क्लासें 10। शिक्षकों की भी मजबूरी है और ले दे के अगर 8वीं और 9वीं की क्लासों की बात करें तो उन्होंने यहाँ के पंचायत भवन पर कब्जा कर रखा है। हम कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी है, लेकिन बाकी बच्चों को इसी तरह सड़क के किनारे, बीच खुले मैदान में और पेड़ के नीचे तालीम दी जा रही है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? अब इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे ताकि ये बच्चे भी अच्छी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। आपने एक स्लोगन सुना होगा और वो स्लोगन हमेशा शिक्षा के उत्थान के लिए किया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन ये तस्वीरें देख करके हम कह सकते हैं, सवाल उठता है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। ये वो नौनिहाल जो अपना भविष्य गढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और एक पेड़ के साए में, ठीक है, हम यदि प्रकृति की बात करें, हम सभ्यता संस्कृति की बात करें तो वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये वृक्ष साये हो सकते हैं, सायादार हो सकते हैं। ये वृक्ष हमें कुछ देर के लिए शीतल छाया दे सकते हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात है, वो जैसा कि ये भी कहा गया कि वो अलग ज़माने थे, वो गुजरे ज़माने की बातें थीं जब वृक्षों के नीचे हम शिक्षा अध्ययन किया करते थे। लेकिन आज तो हम विकास की तस्वीर कहते हैं, विकास की तस्वीर की बातें करते हैं, हम विकास की इबारत गढ़ने की बातें करते हैं। ये कैसी विकास की इबारत है? ये विकास की कौन सी तस्वीर है? 21वीं सदी का विकास कौन सा विकास है कि जहाँ 10 कक्षाओं के लिए 4 कमरे हैं और बाकी कक्षाओं के बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर के शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं? वो कैसे अपना भविष्य गढ़ पाएंगे जब उनके लिए इमारत ही नहीं गढ़ी गई है? उनके अभिभावक जो बच्चों को तैयार करके
भेजते हैं कि वो उनके सपने पूरे होंगे, बच्चों के सपने पूरे होंगे, लेकिन वो सपनों के लिए घरौंदा ही नहीं है। उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिन पर है वो अपने घरौंदे में है, वो अपने ऑफिस में, वो अपने घरों में हैं, लेकिन ये बच्चे, इनके लिए कमरे नहीं हैं, इनके लिए स्कूल भवन नहीं है, ये बाहर खुले में बैठे हैं जहां से रास्ते से वाहन भी निकल रहे हैं, उनका शोर शराबा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि बताया भी गया है कि कुछ समय पहले एक डाल गिरने का डर था तो उसे कटवाया गया है। वृक्ष, बारिश का समय, तेज हवाओं का समय, वृक्ष की कोई डाल गिर जाए, भगवान ना करे कि कोई हताहत हो, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तमाम सवाल हैं, हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे जिला संवाददाता दमोह से इम्तियाज चिश्ती जी, साथ ही शिक्षाविद धीरज जॉनसन जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र तिवारी जी, आपका भी अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले इम्तियाज जी, आपके पास आना चाहूंगा, कहाँ का मामला है, क्या मामला है, और इन बच्चों की ये हालात कब से है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इम्तियाज जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सूरज जी, मैं आपको बता दूं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मिल रही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। तो सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि ये दमोह से कोई ज्यादा दूरी ना 10 किलोमीटर कह सकते हैं, बल्कि दमोह नगर की सीमा से लगा हुआ ये एक इलाका है, आमखेड़ा। शर्म आती है कि दो राज्य मंत्री हैं, यहाँ पर सांसद हैं और विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले में हमारा दमोह जिला बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि हमेशा से प्रदेश सरकार में जिले को नेतृत्व और नुमाइंदगी मिलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां दो राज्य मंत्रियों के गिर की ये हाल, तो अब हम बाकी के प्रदेश के जिलों का हाल और उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पेड़ के नीचे बैठे हैं बच्चे, तो ये अभी से नहीं है, ये बीते 4 वर्षों से हालात बने हुए हैं। आप सोचिए, हमारे और आपके बच्चे एक डिजिटल इंडिया में रहकर डिजिटल संसाधनों से जब पढ़ाई करते हैं, एसी के रूम में बैठते हैं, तो इन बच्चों के दिलों पर, इनके माँ बाप, पेरेंट्स के दिलों पर क्या बीतती होगी कि हम बच्चों को तो भेजते हैं तैयार करा के, लेकिन सड़क के किनारे जहां से वाहनों का आवागमन हो, वो बीच मैदान में बिठा देते हैं 4 घंटे के लिए। तो ये मजबूरी है शिक्षकों की। और मैं आपको बता दूं कि देश चैनल हमेशा से ऐसे मार्मिक मुद्दे उठाता रहा है और हमेशा से हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे ताकि सरकार के कानों तक ज्यों रहेंगे और सरकार का जो सिस्टम है उसमें भी सुधार हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। वापस आता हूं आपके पास में, और इस समय मैं धीरज जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप शिक्षाविद हैं, बच्चों के लिए और जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि आप उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किए हैं। उन बच्चों के लिए जिनको भवन भी नसीब नहीं है, एक बिल्डिंग नसीब नहीं हो पा रही है, उस सरकार में, जो सरकार अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती है कि हमने देश में, प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और इस हालात पर, इस तस्वीर पर आपकी टिप्पणी क्या है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा देश न्यूज को, जो इसमें जमीनी स्तर के मुद्दे आप उठाते जा रहे हैं लगातार। धन्यवाद। बड़ा खेद का विषय है, दुख की बात है कि दमोह के निकट ही एक ऐसा स्कूल है, एकीकृत शाला, जहां वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे वहां से गुजरते हैं, वो मुख्य मार्ग भी है उसके बाजू से, फिर भी उनकी निगाह वहां तक नहीं जा रही है। अब आपको जानकारी होगी, पिछले वर्ष जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आया जिले का। कहीं ना कहीं इसके लिए ये परिणाम, ये जो परिणाम है उसके दोष इन पर भी आता है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा दमोह के जिले के अन्य जगहों पर। दमोह में 5 ऐसे गांव हैं जहां मैं गया हूं, जेर, बगरा, रेवझा, पटत, टपरिया, बालाकोट, चोरमार्ग और श्यामर कछार। ये 6 गांव ऐसे हैं जहां पर, जिसमें से 5 गांव में तो जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं। श्यामर कछार एक ऐसा गांव है, लास्ट गांव है, जहां सड़क मार्ग नहीं, पर वहां स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम 2-3 कक्ष हैं। पता चला कि वो किसी प्राइवेट को उन्होंने कमरा ले रखा था, वहां पर वो पढ़ा रहे थे। जेर एक ऐसा गांव है जहां 3-4 किलोमीटर की सड़क नहीं है। आना जाना, बीमारी के समय बच्चे सब प्रॉब्लम्स में आते। चोरमार एक गांव है जो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है मात्र। अभी सुबह मैंने बात की, जब इम्तियाज भाई ने बोला कि ऐसा मामला आया, तो उन्होंने बताया कि 2 कमरे हैं, शौचालय नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, हम बहुत प्रॉब्लम है, लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं। सर, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जन शिक्षक हैं, उनके ऊपर बीआरसी है, उनके ऊपर डीपीसी है,
इनको सबको सारा इनके पास डेटा रहता है, पर ये जाते कहाँ है, काम क्या करते हैं, बड़े आश्चर्य होता है। अब इसी तरह से ये रिजल्ट बिगड़ेगा, बच्चों की नींव कमजोर होगी, जैसा आप बता रहे थे, और जब नींव कमजोर होगी तो ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे, और आगे चल के सर वो आप तो जानते ही हैं, फिर वो छोटे मोटे अगर काम मिल जाए उनको तो ठीक है, नहीं तो श्रमिक बन जाएंगे, कुछ पढ़ाई छोड़ देंगे और वो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे यदि आज उनके भविष्य की नींव मजबूत नहीं की गई। आपने कुछ उदाहरण दिए, कुछ गांवों के नाम बताए कि वहां भी यही हालात, और एक आपने एक जिक्र किया कि यहाँ पर जो बोर्ड का रिजल्ट रहा है वो भी अमूमन जो देखा गया कि अपेक्षाकृत कम ही आया है, और उसे हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर रिजल्ट परिणाम नहीं आया। इसके लिए हालात जिम्मेदार हो सकते हैं। पुष्पेंद्र तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा कि यहाँ शिक्षा के ये हालात हैं। एक तरफ जहाँ ये बातें कही जाती हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी शासकीय ज़मीन आवंटित कर दी गई है, इतने निजी स्कूलों को इतना अनुदान दिया जा रहा है, और अनुदान के बाद वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है। स्वाभाविक बात है, हर व्यक्ति निजी स्कूलों में जो फीस ली जाती है वो नहीं दे सकता है, सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, तो अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों में भेजने के लिए उसकी मजबूरी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि निकटतम विद्यालय वही हो परिवारों के साथ। तो ऐसी स्थिति में जब सरकारी स्कूलों की स्थिति, तो क्या ये जानबूझकर माना जा सकता है कि सरकारी स्कूलों को ऐसी हालात में रखा जाए ताकि अभिभावक मजबूर हों कि अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाएं, ताकि निजी विद्यालय वालों की दुकानें चलती रहें, उनका व्यवसाय फलता फूलता रहे? सूरज जी, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं जी, तस्वीरें आपने आमजन को दिखाई हैं जी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी इसको देख रहे हों जी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्कूल है जो जर्जर है या जहाँ पे भवन नहीं है जी, ऐसे भवन ना होने वाले स्कूलों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा जाता है और चिन्हित कर लिया जाता है। यहाँ भी राजनीति हावी है, और राजनीतिक जो अप्रोच जितना अच्छा लगाएगा उसको वहाँ पे टेंशन मिलेगा। जो शिक्षा विभाग है वो तो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हो चुका है। अभी 2 साल पहले की बात करें तो करीब 700 स्कूल जिले भर के जर्जर चिन्हित हुए थे, जहाँ पर पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जान जोखिम में होना बताई थी। ये रिपोर्ट कलेक्ट्रेट की है, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर तरुण राठी ने ये सर्वे कराया था, जिसमें 700 ऐसे स्कूल चिन्हित हुए थे जो जर्जर हैं। लेकिन हुआ क्या कि 3 से 4 करोड़ रुपए जो इन स्कूलों की मरम्मत के लिए आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बाद में जांचें हुई, जांचें खारिज हो गई। सारा का सारा जो पैसा था या तो वो राजनीतिक गुर्गों के जेब में चला गया, और कमीशन जो बचा तो वो शिक्षा अधिकारियों की जेब में चला गया। अब हालात आमखेड़ा के हैं, खीरवना के पास टपरिया टोला में ये हालात है। मड़ियादो क्षेत्र के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल जो है वो पेड़ के नीचे ही लग रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो अभी जिस समय बारिश हो रही है, आफत की स्थिति यहाँ बनी है, ऐसे में क्या हालात हुए होंगे वहाँ गांव में जब बच्चे पढ़ रहे हैं। आसमान से आकाशीय बिजली गिर रही है। अभी पटियागढ़ में एक हादसा हुआ, छात्रावास पे बिजली गिरी, कुछ बच्चियां घायल भी हुई। हालात ये है कि जो शिक्षा विभाग है वह सही तरीके से इसकी मॉनिटरिंग नहीं करता है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो राजनीति का फायदा उठा के जन शिक्षक बन के बैठे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग में भी कमीशन इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि मानो पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वो कारोबारियों के हाथ में आ चुकी है। अब सवाल ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो स्थानीय राजनीतिक लोग हैं, इनके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। अब सरकारी स्कूल के हालात यदि ठीक हो जाएंगे तो इनके स्कूलों में कौन जाएगा? जो बाकी के इंडस्ट्रियल लोग हैं वो स्कूल चला रहे हैं, उनसे अच्छा खासा अनुदान इनको राजनीतिक लोगों को मिलता है, चुनाव में अच्छा खासा इनको लाभ होता है। अब यदि सरकारी सिस्टम के सुधर जाएंगे तो इन्हें कौन पूछेगा? सही बात यह है कि अधिकारी अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते सरकारी स्कूल में। जब उनके बच्चे ही वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो उनको वहाँ के हालातों से करना क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित हैं, और अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है, और नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, क्योंकि लोगों के अपने स्वार्थ निहित हैं, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो, आर्थिक स्वार्थ हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हो। अपने स्वार्थों के लिए
ये लोग अपने इन बच्चों के, इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही तय होती है, एसके नैमा जिला शिक्षा अधिकारी हैं दमोह के, हम उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का, लेकिन वो इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही तय हो जाती है। क्या उन तक सूचना नहीं पहुँची है, क्या उन्हें यहाँ के हालात नहीं पता है, क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं? इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या मांग भेजी गई है स्कूल भवन निर्माण के लिए, कक्ष बढ़ाने के लिए? यदि नहीं भेजी गई तो क्यों नहीं भेजी गई, और भेजी है तो उसका क्या प्रत्युत्तर आया है? और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी का तो मैंने बताया कि वो संपर्क में ही नहीं आप आना चाह रहे हैं कि जवाबदेही तय तो जवाब देना होगा। और हमने देखा कि हाल ही में जो इस प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस बात की तो चिंता है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो अतिथि हैं, मेहमान हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, 2 दिन पहले का उनका बयान सामने आया है कि वो मेहमान हैं, क्या उनको नियमितीकरण उनको कैसे दे दें, क्या कब्जा कर लेंगे वो, उनको उसकी तो चिंता है, इन बच्चों की चिंता नहीं है। उन तक बात पहुंचाई गई है क्या अभी तक? सूरज जी, मैं ये अभी का बीते 4 सालों से स्कूल के मैंने जब बात तो उन्होंने साफ ही मर्तबा बताया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वहीं जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात करते हैं तो वो तो हैरत करते हैं कि नहीं, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। जब उनको वीडियोस दिखाए, फोटोग्राफ्स दिखाए, तब कहा कि हम दिखवाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। तब जाकर उनको यकीन आया। तो कहने का मतलब, ये तमाम लोग लिखते तो हैं, लेकिन वहां जाकर कागज फाइलों में दब जाता है। अब मैं एक बात जरूर इसमें कोट करूंगा कि दमोह जिले के मुखिया तमाम आए, कलेक्टर बदले, समय समय पर सभी ने अपने काम किए। एक चीज जरूर मैं जोड़ूंगा कि यहाँ जिले के मुखिया जो सुधीर कोचर जी हैं, अभी उनको देखा जाए तो वो जरूर शिक्षा को लेकर और बच्चों को लेकर गंभीर है, जो अभी अभी दमोह आए हुए हैं, और वो मोटरसाइकिल से तक स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं, खुद वहां पर मध्याह्न भोजन खुद खाकर चेक कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से प्रयास तो करते हैं। अब 2 दिन पहले अभी मंत्रियों की बैठक हुई, राज्य मंत्री जो बैठे हुए थे, धर्मेंद्र सिंह लोधी और लखन पटेल जी थे, हमारे यहाँ के सांसद राहुल सिंह थे, विधायक जयंत मलैया भी थे। इन तमाम लोगों ने प्रस्ताव पारित तो किया है। अब लेकिन क्या जरूरी है, क्या कितनी उम्मीद की जा सकती है कि वो प्रस्ताव कब तक अमल में लाता है? जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी जी ने अवगत कराया कि फाइलें बनती हैं और पैसा भी आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है, ये वक्त के साथ गर्त में चला जाता है। लेकिन इम्तियाज जी, यहाँ एक सवाल उठता है, आपने कहा कि प्रस्ताव पारित हुआ है, बैठकें हुई हैं, और जो जिन अधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लगातार सर्वे कर रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं और अपने मोटरसाइकिल से जाकर के देख रहे हैं, लेकिन यहाँ यदि फाइल बना, आपने खुद जिक्र किया कि फाइल बनती है लेकिन फाइल दबा दी जाती है और उन फाइलों पर लंबी धूल की गर्त चढ़ जाती है, तो आज जो आवाजें उठ रही हैं, क्या ये नक्कार खाने में तूती जैसी साबित नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो जिला अधिकारी आता है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम को इसमें सुधार करें और अपने होने का एहसास किस तरीके से कराएं। तो इस पहल में दमोह कलेक्टर फिलहाल कारगर साबित हैं और कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो असंभव है, लेकिन अगर प्रदेश की सरकार इस पर अमल करना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रदेश का मुखिया, खुद मुख्यमंत्री का भी नाम होगा कि अगर तमाम सरकारी स्कूलों के टीचर्स, उनके बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो सिस्टम सुधर जाएगा। सही कहा आपने कि ये चीजें अगर हो जाती हैं तो सुधार आ सकता है। हालांकि बिंदु और जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है। हालांकि मैं धीरज जी आपके पास आना चाहूंगा, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें इस पूरी तस्वीर की, इस अलहदा तस्वीर को देखते हुए, और जो बच्चों के भविष्य की बात सामने आ रही है, सरकारों की जिम्मेदारी और सरकारी नुमाइंदों की जिम्मेदारी पर आपकी टिप्पणी कम शब्दों में। जी सर, धन्यवाद। ये सारे जो तस्वीरें थी वो सामने आ गई है जी। अब मेरे तरफ से एक सुझाव यह है जी कि शिक्षकों का मूल्यांकन हर 3 महीने में जी इनसे ग्राउंड रिपोर्ट ली जाए, जो बीआरसी है, डीपीसी है और जिले के मुखिया हैं, ये रिपोर्ट से लेके एक्शन ले तत्काल। नहीं तो बात वही आ जाएगी कि सब कुछ हुआ, फाइल बनी, सब कुछ एक्शन लिया, बाद में समाप्त हो गया। बिल्कुल बात आ जाएगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बात वही हो जाएगी कि यहाँ जो तमाम तरह की बातें होती, दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत ये इस तरह की तस्वीरें बयां करती है। पुष्पेंद्र तिवारी जी, कम शब्दों में प्रतिक्रिया, इस पूरी चर्चा को आप कैसे देखते हैं, बच्चों के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? पुष्पेंद्र तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बड़े ही शर्मनाक हालात हैं जी।
हकीकत ये है कि जो विकास के दावे हो रहे हैं उनको ये धरातल आईना दिखा रहा है। जो हकीकत है वो आपने सबके सामने ला दी है जी। अब चाहिए है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इसको देखें और शर्म करें और आगे इसमें क्या सुधार हो सकता है, बच्चों को कैसे अच्छे से शैक्षणिक योग्यताओं तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे उनके वहां पे गांव का सुधार हो सकता है, उस पर ये अधिकारी और ये जो जनप्रतिनिधि है ये इस पे अमल करें और वहां पर भवन स्वीकृत कर एक भवन निर्माण कराएं जिससे अगले 2 सालों के बाद में यहाँ पे जो स्थिति है वो आज जैसी ना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते तो शायद ये तस्वीर आती भी नहीं, लेकिन यदि कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा, यदि अभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी लोग सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो ये तस्वीरों का रुख बदल सकता है। ये तस्वीरें कुछ और तस्वीरें हो सकती हैं जहां वास्तव में सुरक्षा के साथ में और एक इत्मीनान के साथ में बच्चे अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। और क्योंकि आज तो ये किसी कक्षा में आगे किसी और कक्षा में जाएंगे तो वहां इनको और मुश्किलें भी हो सकती हैं, उन मुश्किलों को आज दूर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि बिंदु और जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय हमें इजाजत नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। इम्तियाज जी आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धीरज जॉनसन जी, पुष्पेंद्र तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्कूल की ये तस्वीर, ये पेड़ के नीचे पढ़ते हुए बच्चे, ये उस पेड़ की छाया में अपना भविष्य गढ़ते हुए बच्चे, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की वो तस्वीर, जहां उस मध्य प्रदेश की जहां विकास के दावे किए जाते हैं, विकास की गंगा बहने के दावे किए जाते हैं, क्या वो विकास इन बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या ये बच्चे भी उस विकास के हकदार नहीं हैं? क्या ये बच्चे भी 21वीं सदी के विकासशील मध्य प्रदेश का हिस्सा कहलाने के हकदार नहीं हैं? यदि हैं तो फिर इनके साथ इतना भेदभाव क्यों? और यदि भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो हम देखेंगे कि क्या सरकारें, क्या जिम्मेदारें, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या नौकरशाही इन तस्वीरों को बदलने में पहल करेंगी, और यदि नहीं करेंगी तो फिर जिम्मेदार कौन होंगे? इस सवाल के साथ आपसे विदा लेता हूं। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।